हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टिक्स के इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसका ये सेकंड लेक्चर्स है। तो हम देखते हैं इस सेकंड लेक्चर्स के इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये देखिए, न्यूमेरिकल्स जो है इसमें कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखते हैं अब आज का पहला न्यूमेरिकल्स। ये रखा है कि 2 माइक्रोकुलाम और प्लस 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। यानी कि यहां पे दे रखा है कि ये 2 आवेश है, एक 2 माइक्रोकुलाम का है और एक 6 माइक्रोकुलाम का है, और उनके बीच जो बल लग रहा है 12 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो अगर इनमें से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या हमसे पूछा गया उसको ध्यान से समझिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। जैसे हमें दे रखा है कि यह 2 आवेश हैं, एक +2 माइक्रोकुलाम का और एक +6 माइक्रोकुलाम का। तो मानते हैं कि मान लीजिए पहला आवेश Q1 2 माइक्रोकुलाम का और दूसरा आवेश है सेकेंड Q2 मान लीजिए +6 माइक्रोकुलाम का। अब एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए ये बल है F1 = 12 न्यूटन का, और इस बल की प्रकृति कैसी है, ये बल है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। समान प्रकृति का मतलब या दोनों आवेश धनावेश हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण लगेगा, और यदि दोनों आवेश ऋणावेश हैं तब भी उनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहां पे 2 आवेश थे Q1 Q2 2 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम, तो एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब दे रखा है कि प्रत्येक को -2 माइक्रोकुलाम आवेश और दिया जाए। ठीक है, तो इनके मध्य कितना बल लगेगा। यानी कि हमें दूसरी स्थिति में F2 हमसे पूछा गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इन 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वह जो बल होता है कूलाम के नियम से उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। अब इसमें दे रखा है कि अगर इसको 2 माइक्रोकुलाम को और 6 माइक्रोकुलाम को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो सिंपल है कि इन आवेश की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब आवेश की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इन दोनों का आवेश का गुणनफल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसके कारण उनके मध्य लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे ज्ञात करेंगे कि जब इस 2 माइक्रोकुलाम आवेश को और 6 माइक्रोकुलाम आवेश को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाएगा तो इनके मध्य कितना आवेश हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे इनके मध्य लगने वाला नया बल। तो देखिए, -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और देने पर मान लीजिए ये आवेश Q1 जो था ये हो जाएगा Q1 अभी पहले कितना था, 2 माइक्रोकुलाम। तो देखिए हम जानते हैं कि एक आवेशों की प्रॉपर्टी होती है आवेशों का योग। तो जब हमें किन्हीं 2 आवेशों का योग करना है, उनको जोड़ना है, तो आवेशों का जो योग होता है वो एक बीजगणितीय योग होता है। अर्थात मतलब जब भी हमें किसी निकाय का टोटल आवेश निकालना हो तो हमेशा आवेशों को कैसे जोड़ेंगे, उनको चिन्ह सहित यूज करेंगे हम। जैसे पहला आवेश कितना 2 -4 का और दिया गया तो ये नया आवेश कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकुलाम। इसी प्रकार से सेकेंड आवेश है 6 माइक्रोकुलाम, तो इसका भी निकाल लीजिए। इसका नया आवेश मान लीजिए Q2 6 माइक्रोकुलाम, इस पे आवेश पहले से था, -4 और दिया गया तो कितना हो जाएगा, ये +2 माइक्रोकुलाम। ठीक है,
तो यहां हमने ये ज्ञात कर लिया अभी तो कि जब इस पहले आवेश और दूसरे आवेश को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाएगा तो प्रत्येक का इसका आवेश हो जाएगा, फर्स्ट आवेश हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे इनके मध्य नया बल। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा हम जानते हैं कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से हम जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि दो आवेशों के मध्य जो बल होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां पे केवल क्या हुआ है, आवेश कुछ दूरी पर रखे होंगे, मालूम नहीं कितनी दूरी पर है, लेकिन यहां पे केवल क्या चेंज हुआ है, आवेशों की वैल्यू चेंज हुई है। तो केवल हम इनके आवेशों वाला रिलेशन ही यूज करेंगे और दूरी क्या है, ये नियत है, ये कांस्टेंट रहेगी। और कूलॉम के नियम से स्पष्ट है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो उन दोनों आवेशों गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे दे रखा है कि आवेश जो है, जो बल है, दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती। ठीक, देखिए अब हम ये जानते हैं अगर दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, तो अगर उनको अनुपात के क्रम में लिखें तो उनका जो अनुपात का क्रम लिया जाता है सदैव सेम ऑर्डर का लिया जाएगा, समान क्रम का लिया जाएगा। जैसे यहां देखा है कि बल दोनों आवेशों गुणनफल के क्या है, समानुपाती, तो अगर इनको हम अनुपात के क्रम में लिखें तो अनुपात का क्रम हो जाएगा F1/F2, यानी कि पहली अवस्था में बल बटे दूसरी अवस्था में बल। तो आवेशों के गुणनफल का जो अनुपात प्रयोग करेंगे हम वह भी इसी क्रम में ही प्रयोग करेंगे, यानी कि पहली अवस्था में आवेशों का गुणनफल और पहली अवस्था में आवेश कितने थे, Q1 Q2, तो ये हो जाएगा Q1 Q2। और जब दूसरी अवस्था में हमने इनको 4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया तो आवेश क्या बन गए, Q1 डैश और Q डैश, तो ये हो जाएगा दूसरी अवस्था में आवेशों का गुणनफल। बस वैल्यू रखते हैं इनकी, F1 कितना 12 न्यूटन, F2 हमें ज्ञात करना है, Q1 कितना था 2 माइक्रोकूलम और Q2 6 माइक्रोकूलम। यहां पे एक चीज और समझने की जरूरत है, क्योंकि हमें मालूम है कि आवेश का जो यूनिट होता है एसआई पद्धति में वो कूलम होता है और हम आवेश को एसआई पद्धति में यूज करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब किसी राशि का हम अनुपात ले रहे हैं तो वहां पे आपकी इच्छा है कि उस राशि की वैल्यू आप सीजीएस पद्धति में यूज कर लो या किसी भी पद्धति में यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे ये भी माइक्रोकूलम है, ये भी माइक्रोकूलम है, सेम है, तो अनुपात के क्रम में हमें इनको कूलम में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर चेंज भी कर लेते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको भी अगर माइक्रोकूलम बनाए तो 10⁻⁶ ही होगा, 10⁻⁶ ही होगा, सेम 10⁻⁶ ही होगा, 10⁻⁶ ही होगा, और यहाँ पे एक दूसरे क्या हो जाएंगे, वो क्रॉस हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू पुटअप कीजिए, Q2 डैश कितना आया 2 और Q1 डैश कितना आया, ये Q1 डैश हमारा -2 और Q2 डैश कितना है, ये भी कितना है 2। वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए 2 से 2 क्रॉस, ये 3y क्रॉस हो गया और 3 चौक 12, तो F2 इजिकल टू कितना आ गया 4 न्यूटन। अर्थात इन दोनों आवेशों के मध्य जो नया बल लगेगा अब वो कितना लगेगा, 4 न्यूटन का लगेगा। अब इस बल की प्रकृति और समझ लेते हैं कि ये जो बल बना नया वो आकर्षण है या प्रतिकर्षण। जैसे हमें मालूम था कि पहले आवेश जो थे समान प्रकृति, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, समान प्रकृति के, तो समान प्रकृति में क्या हो गया, प्रतिकर्षण। लेकिन जब इनको -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया गया तो पहला आवेश बना ऋणात्मक नेगेटिव और दूसरा बना धनात्मक,
और आप जानते हैं विपरीत प्रकृति के आवेशों में जो होता है, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य जो बल होता है वो कैसा होता है, आकर्षण होता है। तो अब इनके मध्य जो नया बल लगा वो कैसा लगेगा, ये बल होगा आकर्षण। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि अब इनके मध्य कितना बल लगेगा, 4 मीटर। ठीक है, इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है हमारा कि दो बिंदु आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यानी यहां पे दो बिंदु आवेश, दो धनावेश हैं जो एक दूसरे को कहां रखे, 0.1 मीटर की दूरी पर रखें और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं कितने बल से, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि धनावेश से समान प्रकृति के हैं तो उनके मध्य कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। अब इन दोनों आवेशों का योग कितना, 9 माइक्रोकूलम है। तो हमसे पूछा गया कि दोनों की अलग अलग वैल्यू याद कीजिए कि Q1 की वैल्यू कितनी है और Q2 की वैल्यू कितनी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। देखिए मान लीजिए, माना पहला आवेश मान लीजिए Q1 कूलम और दूसरा आवेश Q2 कूलम और आवेशों का योग आवेशों का योग दे रखा है हमें कितना, 9 माइक्रोकूलम। तो यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि हमने माना है कूलम, ये कूलम, तो ये आवेशों का योग दे रखा माइक्रोकूलम, तो इसको आप चेंज कर लीजिए कूलम। और माइक्रोकूलम को अगर हमें कूलम में चेंज करना है तो क्या करते हैं हम, 10⁻⁻6 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम। अब बल लग रहा था इनके मध्य कितना, बल लग रहा था F = 18 न्यूटन। तो हमसे क्या पूछा, हमें Q1 ज्ञात करना है और Q2 ज्ञात करना है। तो देखिए यह हमें दिया है कि दोनों आवेशों का योग कितना, 9 माइक्रोकूलम। तो इसको लिख सकते हैं हम Q1 + Q2 = 9 × 10⁻⁶ कूलम। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब इनके मध्य बल कितना है, 18 न्यूटन। तो हम जानते हैं कूलम के नियम से, कूलम के नियम से इन दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। r क्या होता है, इनके बीच की दूरी, और ये दूरी हमें दी गई है कितनी, r = 0.1 मीटर। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आवेश दे रखा है, F की वैल्यू दे रखी कितनी, 18 न्यूटन। 1/4πε0 पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है। हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। Q1 हमें नहीं मालूम, रहने दीजिए। Q2 ये भी हमें ज्ञात करना है, नहीं मालूम, ऐसे लिखा रहने दीजिए। और R2 इनके बीच की दूरी, दूरी दे रखी है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 बार डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 10⁹ Q1 Q2। ये क्या है, 0.1 का स्क्वायर, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 10⁹ Q1 Q2 10⁻²। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए।
अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर -9 Q1 Q2, ठीक है। और ये आता है, इसको इधर लेके जाएंगे, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये कितना आएगा Q1 Q2 इजिकल तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 और 10 की पावर -9, ठीक है। अब ये -2 -9 मल्टीप्लाई में है तो इनकी जो घात पावर ऐड हो जाएंगी, Q1 Q2 इजिकल टू 2 इंटू 10 की पावर -11 10 की पावर -11, ठीक है। अब देखिए आगे 10 की पावर -11 हो गया। अब देखिए इसको आगे, क्योंकि इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है कि Q1 पहला एवरेज Q1 कूलम है, दूसरा Q2 कूलम है, तो इसको हम इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक 0 बढ़ाइए और 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू में अलग अलग सॉल्व करनी है, तो समीकरण फर्स्ट है कि Q1 प्लस Q2 कितना है 9 इंटू 10 की पावर -6, और ये हमारी इक्वेशन आई कूलम के नियम से कि Q1 Q2 इक्वल होगा 20 इंटू 10 की पावर -12। देखिए इसको हम इस प्रकार से यहां भी सॉल्व, अब हमने यहाँ पे 0 क्यों ऐड किया था, इसको 10 की पावर 12 के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, और 10 की पावर -6, ठीक। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आगे, Q1 Q2 20 है तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6। तो देखिए यहां पर अब मान लीजिए इक्वेशन ये सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर हम देखते हैं तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये जो दो आवेश हैं वो इनकी वैल्यू इस प्रकार से है, इस प्रकार से कि इन दोनों का जो सम होगा, दोनों का जो योग होगा वो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। और इस इक्वेशन से स्पष्ट हो रहा है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी होगी 20 या कैसे 5 इंटू 4 10 की पावर -6 10 की पावर -6 होगी, ठीक है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से भी क्लियर हो रहा है कि इन दो आवेशों की वैल्यू है वो इस प्रकार की है कि दोनों का योग 9 होगा, ठीक है, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 20 आनी चाहिए, ठीक है। 10 की पावर -6 यहां भी है, यहां भी है, तो जाहिर सी बात है कि कितने होंगे 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और सेकंड होगा 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। लेकिन इसको आगे हम मैथ में सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए इसको आप ऐसे रहने दीजिए, तो इसको हम आगे सॉल्व भी करके इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से ये क्लियर हुआ कि Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, समीकरण 1 से आप Q1 Q2 है, Q1 प्लस Q2, तो या तो Q1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लो या Q2 की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए और वैल्यू कहां रख दीजिए इस इक्वेशन सेकंड में। तो समीकरण 1 से हम Q2 की वैल्यू निकालें यहां से, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, Q2 आ जाएगा, ये आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -6 माइनस Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो Q1 का मान, या अगर Q2 की वैल्यू निकालिए तो Q2 का मान समीकरण 1 में रखने पर Q2 की वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -6 माइनस Q1 इंटू Q1 बराबर 20 गुणा 10 की घात -12। इसको आगे सॉल्व किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, देखिए इसको आगे हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात -6 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर इक्वल हो गया 20 इंटू 10 की -12।
इसको अगर लेके जाइए इसके साइन चेंज हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 0 बचेगा, ये हो जाएगा Q1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 Q1 और प्लस 20 गुणा 10 की घात माइनस के 12। अब ये देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गए। इसको देखिए जैसे मैंने आपको बताया इसको हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो रहा था कि इन दोनों आवेशों का योग इतना होगा 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 और मल्टीप्लाई इतनी आनी चाहिए, तो यहां डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आप पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं आपको। तो देखिए ये द्विघात समीकरण बन गए, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। आपने खूब छोटी क्लासों में सॉल्व करी होंगी 9th 10th में, कि ये जो 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 इसको हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका योग कितना आना चाहिए 9 और उनके मल्टीप्लाई कितने आने चाहिए 20। तो कौन से दो अंक हो जाएंगे वो 5 और 4। तो इसको लिख सकते हैं हम Q1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 12। कॉमन लीजिए, देखिए Q1 था, ये Q1 यहां से कॉमन ले लीजिए, Q1 कॉमन आ जाएगा और ये बचा Q1 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यहां से कॉमन ले लीजिए तो यहां से 4 माइनस 4 10 की पावर माइनस 6 कॉमन आया, यहां बचा कितना Q1 और यहां बचा माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये बचेगा। तो इज इक्वल टू कितना आ गया ये Q1 माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और दूसरा आया Q1 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। द्विघात समीकरण को इसके बराबर रख दीजिए, तो Q1 माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और Q1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। और इससे अगर सॉल्व करें तो Q1 माइनस 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और Q1 बराबर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दोनों Q1 की वैल्यू आ गई। अगर हम Q1 मानते हैं कि Q1 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, तो Q2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अगर हम ये मानते हैं Q1 क्या है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम है, तो Q2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो अर्थात दोनों जो आवेश हैं उन आवेशों की वैल्यू क्या आ गई है, एक की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम और एक की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अगर इनको माइक्रो कूलम में चेंज करें तो ये हो जाएगा 4 माइक्रो कूलम और ये हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम, यानी 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ जाएगा। तो ये हुआ आपका सेकेंड न्यूमेरिकल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखिए, आपको दे रखा है कि एक वर्ग है, मतलब एक वर्ग दे रखा है A B C D। एक वर्ग है A B C D और इसकी भुजा है A मीटर। आप जानते हैं कि वर्ग क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा की लेंथ सेम होगी और प्रत्येक एंगल जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का। तो ये अगर हम इसको A मान लें, A मीटर मान लें, तो ये भी क्या होगी A मीटर होगी। और दिया है कि इसके प्रत्येक कोने पर Q Q Q और ये Q कूलम का आवेश रखा गया है। ठीक है, हमसे पूछा है कि बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल हमें निकालना। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझिए।
एक वर्ग है ए बी सी डी, चारों कोनों पर सेम प्रकृति के आवेश क्यू 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 रखा गया है। वर्ग की भुजा दी गई है ए मीटर और इसके एक कोने पर डी पर जो आवेश रखा है क्यू, उस पर लगने वाला बल हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है। इस पे पूछ ले, बिंदु डी पर पूछ ले, बी पे पूछ ले, बी पर, सी पर, किसी पे भी पूछ सकता है। तो सेम कंडीशन होगी, सेम प्रोसेस है, सेम कॉन्सेप्ट से सवाल होगा। अब देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं कि जब आपको एक आवेशों का समुदाय दिया जाता है, आवेशों का समुदाय का मतलब वहां पे आपको 2 से ज्यादा आवेश दिए जाएंगे। 3 आवेश भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5। और वो किस फॉर्म में दी जाती है, स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, या तो आपको समुदाय बना दिया जाता है एक वर्ग के रूप में, कोनों पे आवेश रख दिए जाते हैं, या एक आयत के रूप में दे दिया जाता है, या फिर आपको एक त्रिभुज के कोनों पे आवेश रख दिए जाते हैं। ठीक है, और या उनके केंद्र पे आवेश रख दिए जाते हैं। तो उन समुदाय के कारण किसी एक आवेश पे बल पूछ लिया जाता है। अब इस तरह आवेशों के समुदाय के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपने थ्योरी में पढ़ रखा है कि बलों का एक टॉपिक है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत ये बताता है कि अगर कोई आवेशों का समुदाय दिया गया है और उस समुदाय में उपस्थित किसी एक आवेश पर आपसे बल पूछा गया है, तो जो आवेशों का समुदाय है जिसपे बल पूछा गया है, उस आवेश के अलावा जितने भी आवेश होंगे वो सबके सब उस पर बल लगाएंगे। ठीक है, और उस आवेश पर लगने वाला जो बल है अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उन सबके सदिश योग के बराबर होता है। जैसे यहां देखते हैं, यहां पे हमें 4 आवेशों का समुदाय दिया गया है और बिंदु डी पर जो आवेश रखा है इस पर बल हमसे पूछा गया है। तो इस आवेश पर, इस आवेश के अलावा इस समुदाय के अंदर जो अन्य आवेश है वो सबके सब इससे बल लगाएंगे। अब ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इन सबके कारण, ए के कारण, ए पर रखे आवेश के कारण बल, सी पर रखे आवेश के कारण बल और बी पर रखे आवेश के कारण बल निकालेंगे। ठीक है, और फिर उन सबका निकालेंगे तीनों का सदिश योग, तीनों का परिणामी, और जो परिणामी आएगा वही होगा बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। ठीक है, तो देखते हैं पहले ए के कारण, यानी कि हमें डी पर बल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए देखो, ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। देखिए बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण बिंदु डी पर रखे आवेश पर बल, मान लीजिए ये बल F1 है, कितना मान लीजिए, इसको नाम दे दीजिए F1। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, कूलाम के नियम से जस्ट पीछे आपको बताया कि कूलाम के नियम से 2 आवेशों के मध्य बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं क्योंकि हम बल निकाल रहे हैं बिंदु C और D पर रखा, तो इसको लिख सकते हैं QC, इसको लिख सकते हैं QD, और R क्या होती है इनके बीच की दूरी। अब दूरी किसके बीच होगी, बिंदु C और D के बीच की दूरी। वैल्यू रखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC कितना, QD Q और C और D के बीच की दूरी, बिंदु C और D के बीच की दूरी कितनी, a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया बल। और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो बल है एक सदिश राशि है, तो जब भी हमें सदिश राशि की जरूरत होती है तो उसकी दिशा की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए फिजिक्स में दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे फिजिक्स में किसी राशि की जो सदिश राशि है उसकी दिशा नहीं आती है तो बहुत परेशान करेगी आपको। ठीक है, इसलिए हमें दिशा निकालने आनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं दिशा, यानी कि बिंदु C D पर जो आवेश रखा है उस पर बल लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब ये प्लस का
दोनों समान प्रकृति के आवेश, तो उसे बल कैसे लगेगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को दूर की ओर धकेलना। ठीक है, तो कूलाम का नियम हमें बताता है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, तो इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है, बल की जो दिशा होती है सदैव उसी लाइन के अनुदिश होती है, उसी लाइन के अलॉन्ग होती है जो लाइन दोनों आवेशों को मिला रही है। जैसे यहां पे दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, तो इनके मध्य जो बल लगेगा अगर समान प्रकृति के हैं, मान लीजिए ये धनावेश, तो ये आवेश इसको क्या करेगा? दूर की ओर धकेलेगा। और दूर की ओर धकेलने का मतलब जो बल की दिशा होगी उसी लाइन की सीध में होती है जो लाइन दोनों आवेशों को मिलाती है। तो जैसे इस पहले आवेश के कारण दूसरे पे जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी? ये होगी। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ये भी इस पे बल लगाएगा तो इसकी दिशा भी क्या होगी? इसी सीध में होगी। और यदि ये सपोज करो एक माइनस का होता है एक प्लस का, तो यहां पे क्या लगता है? आकर्षण। और आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। ठीक है, तो यहां पे Q1 Q2 को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे जो बल लगेगा बिल्कुल सेम उसी लाइन के अनुदिश जो लाइन दोनों आवेशों को मिला रही है। सेम Q, ये धनावेश है, दूसरा आवेश Q1 पे बल लगाएगा। अब Q जो प्लस Q है वो माइनस Q को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये भी क्या करेगा? इधर की ओर बल लगेगा। और आकर्षित करने का अपनी ओर खींचना। अब जैसे मान लीजिए सपोज इस प्रकार से आवेश रखें Q1 Q2, तो Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q1 Q2 पे बल लगाएगा, तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण दूर की ओर धकेलना। तो ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण से दूर की ओर बल लगाएगा। तो बल की जो दिशा दिखाएंगे हमेशा उसी लाइन की सीध में दिखाएंगे हम जो लाइन दोनों आवेशों को मिला रही है। तो इससे बल किधर लगेगा? इधर की ओर। ठीक है, ये होती है बल की दिशा। ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दो, ये ऐसे दिखा, ये से क्या गलत है। ठीक है, यानी कि जो बल की दिशा होती है हमेशा उसी सीध में होती है जो आवेशों को मिला रही है। अब से इसके Q2 के कहा Q1 पे बल लगेगा, तो वो भी क्या लगेगा? इसी सीध में, उसी लाइन की सीध, उसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा जो लाइन दोनों आवेशों को मिला रही है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो Q बिंदु C पर जो आवेश रखा है Q, बिंदु D पर आवेश से बल लगाएगा। और किधर क्यों लगाएगा? क्योंकि V प्लस का, ये भी प्लस का, तो बिंदु C पर जो आवेश रखा है इस D पर रखे आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात इस पर दूर की ओर बल लगाएगा। तो देखिए इधर ये लगेगा बल, मान लीजिए इसको F1 बिंदु D। अब इसी प्रकार से देखिए आगे सॉल्व कीजिए इसको। तो ये तो C के कारण बल आ गया। अब इसी प्रकार से बिंदु B पर रखे आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल, मान लीजिए बल है F2, तो यह हो जाएगा 1/4πε0। इसको लिख सकते हैं B और C, B और D के मध्य निकाल रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं QV QD अपॉन R VD का स्क्वायर। देखिए वैल्यू आ जाएगी ये F2 इज इक्वल टू 1/4πε0, ये भी Q, ये भी Q, और इनके बीच की दूरी, अब इनके बीच की दूरी कौन सी होगी? यही तो होगी। और ये क्या होगा? वर्ग का विकर्ण। और हम जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? भुजा √2। भुजा कितनी है? A, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? A√2। A√2 हो जाएगा तो ये हो गया A√2 का स्क्वायर। तो F2 आ जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर, स्क्वायर कीजिए तो 2A²। अब सेम यहां पर देखिए इसकी दिशा निकालिए। अब बिंदु B पर रखा आवेश, D पर आवेश पर क्या करेगा? ये भी धन आवेश, ये भी धन आवेश, तो ये Q B पर जो आवेश रखा है Q, इस D पर रखे आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित मतलब दूर की ओर धकेलना। तो ये आवेश B इस आवेश को क्या करेगा? दूर की ओर धकेलेगा।
और इसकी जो दिशा होगी उसी लाइन की सीध में होगी जो लाइन दोनों आवेशों को मिला दे, अर्थात इस दिशा में। इनकी दिशा के नाम भी लिख सकते हैं, यानी कि ये दिशा जो एरो लगा है वो किस दिशा में लगा, बी से डी की ओर। तो ये हो गया F2 और लिख सकते हैं इसको हम बी से डी की ओर, इक्वेशन सेकंड। सेम यहां भी लिखना चाहिए, यहां भी लिख सकते हैं दिशा सी के कारण डी पर लग रहा था तो सी से डी की ओर, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बल, आवेश के कारण बल। अब देखिए सेम यहां पर सेम जैसे हमने यहां पे निकाला F1, F2 यहां भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको F3 तो ये हो जाएगा 1/4π/0 QA QD अपॉन RAD का स्क्वायर। तो F3 सेम यही आ जाएगा, तो 1/4π/0 ये हो जाएगा Q स्क्वायर, और A और D के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी A ही होगी, तो ये आ गया A स्क्वायर। अब इसकी दिशा देखिए, सेम यहां पर Q आवेश, ये Q आवेश, तो ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित दूर की ओर धकेलना, तो ये आवेश इसको क्या करेगा, दूर की ओर धकेलेगा। तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी, ये हो जाएगी इस दिशा में, यानी कि उसी लाइन के अनुदेश जो लाइन दोनों आवेशों को मिला रही है। तो ये हो गया F3, ठीक, यानी कि A से D की ओर, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पे हमने निकाल लिया कि C पर जो आवेश रखा था, B पर जो आवेश रखा था और A पर जो आवेश रखा था, उसके कारण बिंदु D पर जो बल लगेगा वो लगेगा F1 लगेगा 1/4π/0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। B पर के कारण जो बल लगेगा 1/4π/0 Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, और A पर जो आवेश रखा था उसके कारण बल लगेगा 1/4π/0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब ये 3 बल है, लेकिन हम जानते हैं बल तो केवल एक ही लगेगा, तो अब निकालेंगे तीनों बलों का हम परिणाम। अब देखिए परिणामी कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ वेक्टर, तो वेक्टर के कुछ फार्मूले देखिए, तो फिर उसके बाद इसका हम परिणामी निकालेंगे। अब जानते हैं कि दो सदिश राशियों का जो परिणामी होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है R = A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस, यानी कि R = √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। अब देखिए आगे, और देखिए इससे कुछ सिंपल फार्मूले आते हैं कि अगर किसी बिंदु पर दो सदिश राशियां एक ही दिशा में कार्य कर रही हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे के समांतर वर्ग कर रही हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, इस पे एक बल लग रहा है F1 और दूसरा बल भी इसी दिशा में लग रहा है F2, तो इन दोनों का जो परिणामी होता है वो दोनों के योग के बराबर आता है, ठीक। इसी से निकल के आता है सिंपल फार्मूला। अब मोस्टली कंडीशंस आपको जो मिलती हैं 12th लेवल्स पर, ये 3 कंडीशंस मिलती हैं। पहली फर्स्ट कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन आपको मिल सकती है कि दो सदिश राशि एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे, एक F1 और एक F2। तो ध्यान रखना है कि जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती हैं तो उनका जो परिणामी होता है उन दोनों के अंतर के बराबर, F1 अंतर F2, ठीक है। और अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से आपको छोटे को घटा देना। अगर F1 बड़ा है तो हो जाएगा F1 माइनस F2, और यदि F2 बड़ा है तो हो जाता है F2 माइनस F1। और तीसरी कंडीशन मिलती है, अगर दो सदिश राशियां एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रही हैं, एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रही हैं, तो उनका परिणामी होता है F √, हो जाता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो मोस्टली 3 कंडीशंस आपको मिलती हैं, इनका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत मदद करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, यानी कि आप वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। आगे आगे अगली जो यूनिट आएगी 3rd यूनिट मैग्नेट्स की, वहां पढ़ेंगे आप चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, वहां भी इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब यहाँ 3 बल लग रहे थे F1 F2 F3, तो इनका हम परिणामी निकालेंगे। और परिणामी निकालने के लिए हम जो निकालते 2-2 राशियों को लेकर परिणामी ज्ञात करते हैं, ठीक है।
तो देखिए पहले कैसे निकालेंगे, अगर इस ध्यान से देखा जाए कि F1 और F3 एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलर नंबर है, तो अब पहले F1 और F3 का परिणामी निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए इसको देख लीजिए। ठीक है, F1 व F3 का परिणामी, मान लीजिए इनका जो परिणामी है वो F डैश है, क्योंकि एक दूसरे के F1 और F3 एक दूसरे के लंबवत है, तो यहां पे जो परिणामी आएगा वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपको जस्ट अभी बताया √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर वाले के अनुसार यहां पे F1 और F3 बोला गया है, तो उसको हो जाएगा √F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। अब देखिए समीकरण अगर को ध्यान से देखें, समीकरण 1 ये है और समीकरण 3 ये है, तो यहां से स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि F1 और F3 की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि F डैश इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर, इसको भी F1 मान लीजिए, F1 का स्क्वायर, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 F1 का स्क्वायर √2 F1 का स्क्वायर, और F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा F1 √2 F1 √2। F1 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो F डैश आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 आ रही, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, अब ये भी बल है तो इसका भी दिशा होगी। अब इसकी दिशा को देखते हैं, तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो परिणामी होगा वो कहां से गुजरता है, इनके कटान बिंदु से, यहां से। तो सेम यहां पर जो F1 और F3 है, इनका अगर हम परिणामी निकालें तो वो कहां से गुजरेगा, वो भी यहीं से, इनके कटान बिंदु से, यानी कि यहां से, ये F डैश। ठीक है, तो अब हमारे पास केवल कितने बल बचे, 2, एक F डैश और एक F2 बचा, और दोनों कैसे आए, एक ही दिशा में आए। और हम जानते हैं जब दो सदिश राशियां एक ही दिशा में होती हैं, एक ही दिशा में होती हैं, तो उनका जो परिणामी होता है किसके बराबर, उनके योग के बराबर। ठीक है, तो यहां पे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं, चलिए। तो देखिए, अतः हम लिख सकते हैं या ऊपर कर देते हैं, चलो इसको साफ कर देते हैं, जगह नहीं है यहां पे। तो अतः बिंदु D पर रखे आवेश पर परिणामी बल F इजिकल टू क्या हो जाएगा, F डैश, और तीसरा कौन सा था, ये यहां पे F2। समीकरण 2 व 4 से वैल्यू रखिए। F डैश कितना आया था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2, और F2 कितना आया था, F2 आया था ये, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, तो F इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन, यहां बचा √2 और यहां बचा 1/2। ठीक है, तो ये आ गया बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/2। अब परिणामी बल है तो इसकी भी दिशा होगी, तो यहां पे दिशा होगी वो किस दिशा में होगी, इसी दिशा में, यानी जो परिणामी बल लगेगा वो भी इसी दिशा में लगेगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं दिशा को, B से D की ओर। ठीक है, तो फाइनल बल लगा इस पे B से D की ओर। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बस इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे अगले जो वीडियो उनको मेरे मॉड्यूल मिल सके। ठीक है, थैंक यू।